तो कैसे हो। आज हम लोग देखने वाले हैं टोटालिटी ऑफ सिम्टम। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टोटालिटी ऑफ सिम्टम। इफ दिस साइन एंड सिम्टम्स आर कंसिडर एज अ होल वी कैन टर्म इज अ टोटालिटी ऑफ सिम्टम। जब हम लोगों को डिजीज़ होता है तब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों में कुछ ना कुछ साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो ड्यूरिंग द केस टेकिंग जो फिजिशियन है वो पेशेंट के सारे हेड टू फुट तक के सारे सिम्टम्स साइन एंड सिम्टम कलेक्ट करता है, उसको हम लोग टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स बोलते हैं। हमारे मास्टर हनीमैन सर ने टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स को डिफाइन किया है कि द सिम्टम्स आर द आउटवर्डली रिफ्लेक्ट द पिक्चर ऑफ द इंटरनल एसेंस ऑफ द डिजीज दैट इज़ द अफेक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स। जब हमारा वाइटल फोर्स डिसअरेंजमेंट होता है तब हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों को डिजीज़ हुआ है। उसकी जो डिजीज़ है उसके साइन एंड सिम्टम्स आउटवर्डली रिफ्लेक्ट होते हैं, यानी कि हम लोग आउटवर्डली देखते हैं कि हम लोगों में कुछ ना कुछ साइन एंड सिम्टम्स दिखे जाते हैं। और जो साइन एंड सिम्टम्स है वो फिजिशियन सारे के सारे साइन एंड सिम्टम कलेक्ट करता है ड्यूरिंग द केस टेकिंग। उसको हम लोग टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स बोलते हैं। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स। टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स को क्यों हम लोगों को कलेक्ट करना है, उसको क्यों बनाना है, इम्पोर्टेंस क्या है टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स का इन होम्योपैथिक में। तो हमारे मास्टर हनीमैन सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हम लोगों को कि इम्पोर्टेंस क्या है टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स का। ड्यूरिंग द केस टेकिंग फिजिशियन ट्राइज द गेट कम्प्लीट द पिक्चर ऑफ अ डिजीज़। जब फिजिशियन केस टेकिंग करता है उस समय वो ट्राई करता है कि वो सारे के सारे सिम्टम्स डिजीज़ के कलेक्ट करें। फिजिशियन रियलाइज द each and every collect symptoms are not important of disease diagnosis and to prescribe the homeopathic remedies। जब फिजिशियन प्रिस्क्राइब करता है होम्योपैथिक मेडिसिन, उसको डायग्नोसिस करता है डिजीज़ को, तब उसको रियलाइज़ भी होता है कि सारे के सारे सिम्टम्स प्रिस्क्राइब के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जब हम मानते हैं कि जब हम लोगों को बुखार हुआ है तो हम लोग कलेक्ट तो करते हैं सभी के सभी सिम्टम्स, उसके पहले जो हुआ था उसके बाद जो हुआ था, फिजिशियन सभी के सिम्टम्स कलेक्ट करता है। पर लेकिन जो उसको प्रिस्क्राइब करता है रेमेडी मेडिसिन, जब प्रिस्क्राइब करता है पेशेंट को तब उसमें से सभी सिम्टम्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। उसमें से कई सिम्टम्स हम लोगों को हेल्पफुल होते हैं प्रिस्क्राइब द रेमेडी के लिए हैं। फॉर द सिलेक्शन होम्योपैथिक रेमेडी वी रिक्वायर द अनकॉमन पिकुलर और रेयर सिम्टम्स। हमारे जो होम्योपैथिक रेमेडी हम लोगों को सिलेक्ट करनी है उसके लिए हम लोगों को उसके डिजीज़ के अनकॉमन पिकुलर और रेयर सिम्टम्स भी जानना इतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। So totality symptoms is not just the whole collection of the symptoms of the patient। जो फिजिशियन है वो सारी सिम्टम्स कलेक्ट कर लेना वो ही हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है अकेला। इट इज़ अ प्रॉपर अरेंजमेंट एंड डिफरेंटिव बिटवीन द कॉमन एंड अनकॉमन सिम्टम्स ऑफ द केस इन परफेक्ट ऑर्डर। उसको जो टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स है उसको कॉमन अनकॉमन सिम्टम्स को डिफरेंटाइज करना भी इम्पोर्टेंट है। अकेला हम लोगों को टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स करने का ही इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको हम लोगों को प्रॉपर वे से अरेंज करना है। ऐसा बोल रहा है कि जब हम लोग देखते हैं कि हम जो टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स है उसको हम कॉमन और इनकॉमन सिम्टम्स देखते हैं, तो हमारे टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स में हमारे मास्टर हनीमैन सर ने बोला है कि हम लोगों को होम्योपैथिक रेमेडी प्रिस्क्राइब करने के लिए उसके कॉमन अनकॉमन रेयर पिकुलर सिम्टम्स जानना ज़रूरी है। जो यानी कि हम एग्जाम्पल में देखते हैं कि जब हम लोगों को खांसी बुखार हुआ है उस समय हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को फीवर बढ़ जाता है, नोज़ से वाटरी डिस्चार्ज होता है, हम लोगों को बेचैनी फील होती है, वो सब कॉमन सिम्टम्स हैं। लेकिन जब बुखार और खांसी होती है तब
फीवर एकदम से बढ़ जाता है, उसकी नोज़ से एक्रीच थिक डिस्चार्ज निकलता है, कुछ पेशेंट में से थिन डिस्चार्ज निकलता है, वो वाइट होता है, येलोइश कलर का होता है, वो उसके अनकॉमन सिम्टम्स हैं। कोई ऐसा भी पेशेंट हम लोगों को देखने को मिलता है जिसको ड्यूरिंग द फीवर उसको आइसक्रीम खाने की बहुत ही क्रेविंग होती है, ऐसा भी होता है। तो वो सब अनकॉमन सिम्टम्स हैं। तो टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स को क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरफ से हम लोगों को जानना है। तो क्वांटिटेटिव क्या है, तो जो हम कॉमन सिम्टम्स देखते हैं उसको हम क्वांटिटेटिव बताते हैं। जो जनरल सिम्टम्स है कि सभी पेशेंट में वो कॉमनली दिखने को हम लोगों को मिलते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव सिम्टम्स ऐसे हैं कि सभी पेशेंट में एक जैसा नहीं होता है, सभी में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। पिक्युलर रेयर सिम्टम्स भी होते हैं जो दूसरों में देखने को नहीं मिलते हैं। उसके बाद है सोर्स ऑफ टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स को कलेक्ट करने के लिए क्या क्या सोर्स है। तो फर्स्ट इज द पेशेंट हिमसेल्फ, जो पेशेंट बताता है फिजिशियन को। उसके बाद है रिलेटिव एंड अटेंडेंट ऑफ द पेशेंट, जो पेशेंट के साथ फिजिशियन के पास आया है वो पर्सन। द फिजिशियन हिमसेल्फ, जो फिजिशियन है वो। और लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस। तो हम फर्स्ट टास्क करते हैं द पेशेंट, जो पेशेंट है वो हिमसेल्फ। Patient is the chief source of the information about the disease because he is a very good understand the changing the sensation or function। चीफ सोर्स बताया पेशेंट को क्योंकि जो उसके अंदर जो फील करता है पेशेंट वो हम लोग देख नहीं सकते, उसके सब्जेक्टिव सिम्टम्स को वो फील करता है, उसके जो चेंज हो रहे हैं उसके फंक्शन सेंसेशन जो फील करता है वो पेशेंट खुद अपने आप से बताता है फिजिशियन को। द सब्जेक्टिव चेंजेस आर कलेक्ट ओनली फ्रॉम द पेशेंट। सब्जेक्टिव सिम्टम्स हम लोग ओनली पेशेंट से ही जान सकते हैं। हम फिजिशियन उसको देख के मालूम नहीं कर सकता कि उसको क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको इंटरनली। एग्जाम्पल तरीके दिया है कि पेशेंट एक्सप्लेन विच टाइप ऑफ पेन, डिज़ायर, एवर्जन, ड्रीम्स, ये स्टेट ऑफ द माइंड। जो पेशेंट है वो बताता है मुझे ऐसे तरह के ड्रीम आते हैं, मुझको डिजीज़ के ड्यूरिंग क्रेविंग होती है कुछ चीज़ खाने की, उसको एवर्जन होता है, किसी से इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, वो सब पेशेंट खुद ही बताता है फिजिशियन को। बट टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स इज नॉट डिपेंडेड अपॉन द पेशेंट बिकॉज द पेशेंट इज नॉट टोल्ड द एवरीथिंग इज ट्रू। टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स है वो ओनली डिपेंडेंट नहीं है पेशेंट पे, बिकॉज जो पेशेंट है सभी चीज़ें वो ट्रूली नहीं बताता। यानी कि जो हम लोग देखते हैं कि जो हम खुद ही जब फिजिशियन के पास जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो फिजिशियन हम लोगों को पूछता है कि आपको गुस्सा आता है, आपका रिलेशन क्या है दूसरे के साथ, आपका नेचर्स क्या है, तो वो हम लोग अच्छा ही अपने बारे में अच्छा ही बताते हैं, हम अपने बारे में कुछ बुरा नहीं बताते हैं। तो वो सब जो हम लोगों को देखना है तो वो हम लोगों को उसके रिलेटिव से भी जानना पड़ेगा कि उसका क्या बिहेवियर कैसा है, उसका नेचर कैसा है। उसके बाद है रिलेटिव्स। इन केस ऑफ चिल्ड्रन एंड न्यूबॉर्न द रिलीव्स द इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल फ्रॉम द मदर। जो न्यूबॉर्न बेबी है यानी कि छोटा बच्चा है 3-5 साल का और न्यूबॉर्न बेबी है, वो सभी चीज़ें नहीं बताता है। कुछ ऐसे भी चिल्ड्रन होते हैं कि दूसरों के सामने कुछ नहीं बोलते हैं, तो हम लोगों को उसके मदर और फादर जो पेरेंट्स है उससे मालूम करना पड़ता है कि उसको क्या हुआ है, उसको क्या क्या फील होता है, यानी कि क्या उसका नेचर कैसा है, वो सब हम लोगों को उसके साथ जो आया है पेशेंट के उससे ही जानना पड़ता है। उसके बाद है फिजिशियन हिमसेल्फ। जो हम लोग फिजिशियन है, जो पेशेंट आता है तो कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन को कम्प्लीटली मानते हैं, कि जो आते हैं तो फर्स्ट बोलते हैं मे आई कम इन सर,
वो सीट पे बैठने के लिए भी पूछते हैं कि मैं बैठूँ सर सीट पे। वो सभी उसको कंप्लीटली रूल्स और रेगुलेशंस जैसा चाहिए। और कुछ ऐसे भी होते हैं पेशेंट कि वो कुछ भी पूछे बगैर बैठ जाते हैं। कुछ ना कुछ जो पड़ा होता है जो फिजिशियन के पास उसके स्टेथोस्कोप को अटके हैं। इस तरह से कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो मनी के बारे में बार बार बोलते हैं, तो वो सब फिजिशियन हिमसेल्फ नोटिस करता है। कुछ ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स है वो भी हम लोग देखते हैं, फिजिशियन देखता है पेशेंट में कि यानी कि उसको ब्लैक कोट होना, उसके स्किन पे इरप्शन होना, जो बागे सूज जाना, कोई किस जगह पे ब्लूइश दाग हो जाना, वो सब फिजिशियन ऑब्जर्व करता है पेशेंट में। उसके बाद है द लेबोरेटरी फाइंडिंग, जो हम लोग एक्सरे एग्जामिनेशन, यूरिन, ब्लड, स्टूल एग्जामिनर ऐसे जो सोर्स है उसको हम लोग लेबोरेटरी फाइंडिंग बोलते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फिजिशियन को मालूम नहीं पड़ते देखने से या कुछ पेशेंट के बताने से। जब इन्फेक्शन हुआ है, न्यूमोनिया हुआ है चिल्ड्रन में, वो सब हम लोगों को उसके रिपोर्ट से ही मालूम पड़ता है, उसके ब्लड रिपोर्ट से ही कई चीज़ें हम लोगों को मालूम पड़ती है। तो वो है लेबोरेटरी फाइंडिंग। थैंक यू दोस्तों।